नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। तो अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो हेडलाइंस बनी हुई है अखबारों में। लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं असल मुद्दे को। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में शामिल होते हैं, जो डिस्कशन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है वरिष्ठ पत्रकार प्रवाल सक्सेना जी और जुड़े हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह मीणा जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत करना चाहूंगी, कल केंद्र सरकार ने राहत पैकेज दिया है। 5 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें, उद्योग को लेके, छोटे कारोबारियों को लेके, पर्यटन उद्योग को लेके और जो कोरोना से जो सेक्टर प्रभावित हुए हैं उनके लिए राहत दी है। प्रवाल जी, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जितने भी केंद्र सरकार घोषणा करे चाहे राज्य सरकार घोषणा करे, जितने पैकेज होते हैं बड़े सुहाने होते हैं। वो एक प्रकार से दिन में हसीन सपने जैसे होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी उसमें बातें होती हैं, लेकिन उसको जो क्रियान्वित करने की जो नीचे की जो टीम है, जिनको जमीन वर्क पे काम करना है, जिनको ग्राउंड रिपोर्टिंग करना है, जिनको वहां पर देखना समझना है, वो इतने सारे उसमें जो नियम, उपनियम, विधि उपविधियां लगा देते हैं कि एक्चुअल जो व्यक्ति है, वास्तविक व्यक्ति है, वो मैं समझता हूँ महरूम रह जाता है। और नियम ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात है। और जो तिकड़म करने वाले लोग होते हैं, जो पिछले दरवाजे से काम करवाने वाले लोग होते हैं, वो तमाम कागज भी ले आते हैं, सब ले आते हैं। आम व्यक्ति को आप हम देखते हैं दैनिक दिनचर्या में, और हम इतने लंबे समय से हम और भीम सिंह जी इस बात को जानते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और तब जाके होता है। कई घोषणाएं हुई, अभी भी सरकार ने घोषणाएं की हैं, लेकिन क्या वो घोषणाएं पर अमली जमा पहनाया जा रहा है, क्या घोषणाएं पूरी हो रही हैं, इसकी मॉनिटरिंग होना भी प्रशिता जी बहुत जरूरी है। भीम सिंह जी, आप कैसे देखते हैं? सही बात कही प्रवाल भाई ने कि मॉनिटरिंग की बहुत दिक्कत है। घोषणाएं बहुत सारी होती है, आर्थिक पैकेज की हो चाहे कोरोना में जिनकी डेथ हो गई है उनकी बात करें हम। आप देखिए कि शिवराज जी ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी मध्य प्रदेश में। ये भी एक तरह से लोगों के लिए राहत की बात थी और बड़ा भरोसा बन गया था। किसी की यदि कोरोना से डेथ होगी तो उसको कम से कम 4 लाख दिए जाएंगे। इसके अलावा जो अनाथ बच्चे हैं उनको पेंशन दी जाएगी। अभी अनाथ बच्चे भटक रहे हैं, उनके जो गार्जियन हैं, जो दूसरे लोग उनकी देखरेख कर रहे हैं, वो उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से पहुंचना है। तो ये दिक्कतें कहाँ आती? आपने घोषणा कर दी, उसके बीच की जो कड़ी है, जहां से लोगों को जुड़ना है, जहां से लोगों को आवेदन करना है, उसका फायदा लेना है। राहत पैकेज की घोषणा होती कहाँ जाता है? इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, वो जानकार होते हैं, उनके लोग होते हैं, लेकिन बाकी व्यवस्था में कहीं ना कहीं इसका जो गैप बनता है, उस कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए सरकार को एक मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। डे टू डे जिस तरह से हमने पैंडेमिक में सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया कि हर दिन मॉनिटरिंग की, देखा, हालांकि आंकड़ों को झुटलाया, पर फिर भी कोशिश की। और वही अब आर्थिक राहत में भी करना चाहिए कि हमको हर दिन देखें कि किसको मिला, क्या हुआ, बूस्टअप कहाँ हुआ, उस राशि का इस्तेमाल क्या हुआ, और वो भी फॉलो लगातार जनता के सामने आया कि हमने ये दिया तो ये हुआ। तो ये रिजल्ट और पेपर दोनों की बात होती है, यहाँ पर मॉनिटरिंग में दिक्कत है, ये बात सही है। आप एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि योजनाएं जो सरकार लाती है, जो पैकेज राहत के सरकार लाती है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सिस्टम में सुधार तो पहले से ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो आप फिर राहत पैकेज लाते या कोई भी योजनाएं लाते हैं तो उसका लाभ किसको मिलेगा? नहीं, सवाल जो अभी भीम सिंह जी ने बात की, बहुत अच्छी बात कही कि जब तक मॉनिटरिंग का सिस्टम, मैंने जो पहले कहा था, स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम, जब तक कि हर दिन की डे टू डे की बैठक नहीं करेंगे, बैठक तो बहुत होती है हमारे यहाँ, जिला प्रशासन से लेकर तमाम मंत्रालय में, बैठकों के अलावा होता क्या है, लेकिन उन बैठकों में क्या नतीजा निकल के आया है, शाम तक उस पर चर्चा भी होनी चाहिए कि आज इतनी पेंडेंसी थी, इतनी पेंडेंसी हमने खत्म करी, और ये नहीं कर पाए, इसका कारण ये है, कौन कौन से ऐसे कागज थे जो हम नहीं लगा पाए, उन कागजों को पीड़ित व्यक्ति कैसे फुलफिल करे, पूरा करे। तो उसके लिए भी एक हमारे स्वयंसेवी लोगों की जरूरत पड़ती है, और निश्चित रूप से कुछ लोग हैं जो इस काम के लिए आगे आते हैं, काम करते हैं, उनकी प्रशंसा होना चाहिए। लेकिन अधिकांश जो ढर्रा है कि कुछ प्राप्त हो जाए, उसके बाद हम
आगे कदम बढ़ाएं। तो ये जो बीच में कम्युनिकेशन गैप आता है या किसी तरह की बातें आती हैं कि साहब सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि फलाने बाबू साहब को अभी तक मिल नहीं पाया है जो वो चाहते हैं, तो ये तमाम चीजें जो आ रही हैं ये दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों को समझ, हर जगह तो जनप्रतिनिधि या हर जगह तो अफसर खड़ा होगा नहीं बाबू के पास जाके, तो उन पर एक अंकुश बहुत जरूरी है। उनकी मॉनिटरिंग, उनकी सीसीटीवी कैमरे तमाम जगह होना चाहिए ताकि वो कलेक्टर साहब बैठ के देखें कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है ना। और इस तरह और जो अन्य जो कागजात हैं जिनके लिए लोग दर दर भटकते रहते हैं सुबह शाम तक, और शाम को मालूम पड़ा कि आज छुट्टी हुई, साहब चले गए, बाबू साहब 2 दिन 3 दिन की छुट्टी है, शादी में चले गए या कुछ भी चले गए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए भी एक समय सीमा जैसे तय की गई है, उस समय सीमा का पालन हो। और उस समय सीमा के लिए मैंने फिर कहा कि मॉनिटरिंग पर डे की, डे टू डे की जरूरी है और वो बताई जाए सबको। बिल्कुल, मॉनिटरिंग और फॉलोअप लेना बहुत जरूरी हो जाता है विभागीय स्तर पर, नहीं तो इस तरह की योजनाएं आती रहती है, लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता। जैसे एक मैं वो उदाहरण दूंगा, इस आयुष्मान योजना इतनी बढ़िया थी, हमारे अस्पतालों ने उनको माना ही नहीं। उन सब चीजें सामने आई, दुर्व्यवहार भी हुआ, उन मरीजों के साथ में सब कुछ हुआ। बिल्कुल। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं आखिरकार? जब सरकार ने एक नियम बनाया है, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने कहा स्ट्रिक्टली उसको पालन करेंगे, फिर नर्सिंग होम वाले अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त कीजिए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए ताकि अन्य लोग समझें। जो लूटमार मची हुई है, जिस तरह से पीड़ितों को परेशान हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं परिस्थितियों को निजात मिलेगी। यही तो परेशानी की सख्ती और कार्रवाई कहीं होती रही है। खैर, जिस तरह से प्रवाल जी ने कहा कि बैठकें होती रहती है और कल भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री समूह के साथ मंथन किया। भीम सिंह जी, वैक्सीनेशन को लेकर जोर दिया और खासतौर पर जो कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर्स छूट गए हैं उनको अब प्राथमिकता दी जा रही है कि जल्द से जल्द उनको ढूंढकर उनका वैक्सीनेशन पहला करवाया जाए। और सेकेंड डोज को लेकर भी ये तैयारियां चल रही है कि सेकेंड डोज लगवाने के लिए भी कैंपेन चलाया जाएगा। जी, सबसे दिक्कत इस बात की रही कि शुरुआत में किस वर्ग के लोगों को हेल्पलाइन वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल करना था, ये सरकार बहुत समय बाद तय कर पाई। पहले हेल्थ, पुलिस, जो फील्ड में थे वो लोग, फिर धीरे से पत्रकारों का नंबर तो बहुत बाद में आया, जबकि पत्रकार डे 1 से इस पूरी मुहिम में शामिल थे और बिल्कुल फील्ड पे जाकर कवरेज कर रहे थे। और मैं मानता हूँ यदि पत्रकार इस समय इस काम को इतनी तत्परता से नहीं करते तो कई सारी चीजें सरकार के संज्ञान में नहीं आती, क्योंकि निचले स्तर पे अफसर उसको दबाने में लग जाते हैं। अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा थी। तो ये जो सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्पलाइन वर्कर को लेकर डिसीजन लिया है, ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था और ले भी चुके हैं ये लोग, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाए। हम बार बार मॉनिटरिंग की बात इसलिए करते हैं। अब इसमें आप कह रहे हैं सेकेंड डोज, अभी भी सरकार के पास में पूरी तरह से इस बात की जानकारी नहीं है, लिस्ट नहीं है कि कौन लोग इस दायरे में है और कितने लोग छूट चुके हैं। वो केवल उसकी बात करते हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर को जो फर्स्ट डोज लगा था उसके बाद सेकेंड लगा या नहीं लगी। बहुत सारी कैटेगरी वंचित रह गई। टीचर्स को इन्होंने उसमें शामिल किया नहीं, टीचर कंफ्यूजन में थे, टीचर जबकि उसमें फील्ड में काम कर रहे थे। ऐसे कई सारे कर्मचारी फिर अचानक से शामिल कर लिया जाता है उनको मांग करने के बाद। भाई आपको पता है कि कौन लोग शामिल है और कौन लोग नहीं है। नगर निगम के कर्मचारियों का डाटा अभी तक तैयार नहीं हुआ, जो कोरोना काल में भी लगातार घर घर जाकर वेस्टेज को कलेक्ट करते रहे, उनकी जानकारी नहीं है। तो ये जो अब ये बात कही जा रही है तो बहुत पहले से कर रहे हैं, 1 साल हो गया। अब तो हम 2 इसके वो देख चुके हैं सीजन अलग अलग। पहली लहर में अलग मामला था, दूसरी लहर में अलग मामला था। तो ये जो वैक्सीनेशन को लेकर प्रॉपर अपडेशन होता है और जिस तरह के अफसरों को बिठा के रखा है, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि जनता इस मामले में कोऑपरेट कर रही है, टीम काम करना चाहती है, लेकिन जो अव्वल दर्जे के जो अफसर होते हैं जिनके हाथ में पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो डिपार्टमेंट की कमान है, वो इसको लेकर बिल्कुल भ्रम की स्थिति पैदा करके रखते हैं। कोई चीजें जानकारी देते नहीं, कभी उन्होंने आकर प्रेस को बताया नहीं कि अभी ये कंडीशन है। हमको केवल सीएम के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से पता चल पाता है कि अब ये करने वाले हैं। भाई आप जो कर रहे हैं कब से पता चलना चाहिए। जनता इस बात में रहती है कि अब वैक्सीनेशन हो गया, पर्याप्त है, अचानक से आपकी वैक्सीन खत्म हो जाती है, फिर आप अचानक से महाअभियान शुरू कर देते हैं। और आज हमने इस बात का खुलासा भी किया है कि किस तरह से जो है महाअभियान पूरा किया जा रहा है, किस तरह से फर्जी आंकड़े बताए जा रहे हैं, किस तरह से एक आधार पर एक आधार पर 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनको वैक्सीन लगाना दिखाया जा रहा है। तो ये सरकार का जो फर्जीवाड़ा है, और इसीलिए होता है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, अगर कोई पकड़ में जाए उस पर कार्रवाई नहीं होती। इसी कारण से लगातार ये अभियान डिले हो रहा है, और डिले भी नहीं हो रहा है तो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है। मैं बता रहा हूँ कि आने वाली ये तीसरी लहर आए ना आए,
लेकिन एक बड़ा भ्रष्टाचार जरूर इस मध्य प्रदेश में आने वाला है। प्रवाल जी। निश्चित रूप से अधिकारी जो है अपने आंकड़े की ऐसी बाजीगरी करते हैं कि एक उदाहरण मैं अभी आपको बताऊं, परसों 3 दिन पहले एक नगर निगम के एक छोटे से कर्मचारी का फ़ोन आया। बोले सर मेरे वालिद साहब को इंतकाल हुए आज 4 साल हो गए हैं और उनका जो मोबाइल है उस पर, ये उनकी वाइफ के पास है वो मोबाइल, उस पर आया है कि आपका जो है वो सक्सेसफुल वैक्सीन हो गया है। तो आप बताइए कि ले वालिद साहब क्या जिंदा हो गए और उनको वैक्सीन लगवा के फिर चले गए। तो इस टाइप की लगे जो बातें जो अभी कहा भीम सिंह जी आ रही हैं, ये बिल्कुल सही है कि जो अधिकारी सिर्फ लीपापोती करने में लग रहे थे, लाल फीतेशाही जो चल रही है, और वो ऊपर सही जानकारी देना ही नहीं चाहते, प्रेस को वो बताना ही नहीं चाहते, और बल्कि जो ज़्यादा पूछता है वो एक प्रकार से उनके नज़र में खटकने लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता हमारी जो है वो धूमिल हो रही है। और जो एक निष्पक्षता की बात आती है, ठीक है ना, अगर नहीं कर पाए तो यही बताइए, कर पाए तो यही बताइए। आपकी मरचुरी में कितनी आपकी डेड बॉडीज हैं ये बताइए, आप उसको क्यों छुपा रहे हैं उसके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में जन्म मृत्यु प्रमाण लिखते ही नहीं है कि कोरोना से मृत्यु हुई है व्यक्ति की। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो निश्चित रूप से बड़ी दुखदायी हैं। और मुख्यमंत्री जी कब तक कमान अपने हाथ से सब बताते रहेंगे, बाकी लोग फिर क्या करेंगे अगर सभी काम सीएम साहब करेंगे। तो इस दृष्टि से भी एक कड़ी कार्रवाई की और एक बड़े एक्शन की जरूरत है, एक सर्जरी की जरूरत है। पूरी व्यवस्था को अगर हमको आमूलचूल परिवर्तन करना है तो हमको अफसर जो लंबे समय से बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनको दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। कल जो बैठक हुई उसमें यह भी फैसला लिया गया कि 12वीं एमपी बोर्ड 12वीं के रिजल्ट कैसे तय किए जाएंगे। जो फॉर्मूला था वो निकलकर सामने आया कि 10वीं में टॉप 5 विषयों से तय होगा 12वीं का रिजल्ट। भीम सिंह जी, तो क्या इस फॉर्मूले से जो छात्र है वो सेटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे? देखिए, एग्जाम परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है सरकार के पास में, बहुत समय भी नहीं है। कारण ये होता है कि 10th और 12th के बाद में एडमिशन होने होते हैं, और केवल कॉलेज के एडमिशन नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसकी तैयारी करनी होती है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इस मामले में देरी नहीं करना चाहती। हाँ, ये जरूर है कि फार्मूला सेट करने में बहुत समय लग गया। हम फार्मूले पर सवाल इसलिए अभी खड़ा नहीं करेंगे कि ऑलरेडी 2-3 बार ये बात हो चुकी है किस तरह का फार्मूला होना चाहिए। सरकार ने जब लेट लाली की तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, कई लोग गए, और तब जाकर ये फार्मूला तय हुआ। तो बहुत देरी हो चुकी थी। बहरहाल देरा दुरुस्त है, कम से कम फार्मूला तय किया। बच्चों सेटिस्फाई हो नहीं हो, लेकिन अभी उनको इस बात की चिंता है कि किसी भी तरीके से रिजल्ट जारी हो जाए ताकि वो अगली कक्षाओं में प्रवेश ले सके। पिछली बार यही हुआ था, लगभग 3 से 4 महीने डिले हुआ सारा। हालांकि एग्जाम हो चुके थे, परिणाम आ गए थे, पर उसके बाद में भी एडमिशन प्रक्रिया हो, चाहे कॉलेज के एग्जाम हो, ये सभी डिले हुए। इस बार सरकार कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ तो स्कूल में हो जाएगा, कॉलेज स्तर पर जरूर गड़बड़ी की संभावना लग रही। परिणाम आने में भी देरी लगेगी। लास्ट ईयर भी बहुत समय बाद आए, और इस साल भी ये परिणाम बहुत वक्त लगाकर आएंगे, क्योंकि कॉपियों को जमा करने के बाद उनका कलेक्शन और फिर उनका जांचने का जो काम है वो बहुत लंबी प्रक्रिया में जाएगा। बहरहाल स्कूल का मैं मानता हूँ कि जो पैटर्न है वो सही है, और बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार समय पर रिजल्ट जारी करती है, यही बड़ी बात है। हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं निश्चित तौर पे दुखी होंगे, उनको लगेगा कि हम पढ़कर और बेहतर परिणाम ला सकते थे। और कई बार ऐसा होता है कि 11th में बच्चा कमजोर प्रदर्शन करता है, लेकिन वो पूरा साल वो 12वीं की तैयारी करता है ताकि वो बड़ी बड़ी जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, उनमें एडमिशन दे सके। तो सेटिस्फाई तो नहीं होंगे, पर हाँ, समय पर परिणाम आएगा तो बच्चों को लाभ होगा इसका। प्रवाल जी, फॉर्मूला तय करने में तो वैसे भी देरी हो चुकी है। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री का कल भी बयान आया कि जुलाई के अंत तक हम एनी हाउ रिजल्ट दे देंगे सभी बच्चों का। आगे क्या प्रक्रिया होगी, क्योंकि ये भी मंथन चल रहा है कि अगस्त से कॉलेज खोले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से बच्चे लोगों ने तैयारी की थी, और 11th में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बोर्ड की परीक्षा नहीं है, उसको बहुत हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ाई करते हैं। लेकिन पूरा वो अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन वो 12th में करना चाहते हैं और करते भी हैं। बिल्कुल। और 8-8, 10-10 घंटे बच्चे नियमित पढ़ते हैं, ये अपने आप हमने सामने देखा है। लेकिन इस बार उन बच्चों को इसलिए निराशा हुई कि 10th और 11th में, खासकर 11th में उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं था। बिल्कुल। 10th में जो भी था,
अब उनको इस बात की चिंता सता रही है उनके उनके भविष्य को लेकर कि 12th में अगर मान लो उनके नंबर स्कोरिंग कम आई तो कॉलेजेस में एडमिशन या दूसरी जगह पर उनको नुकसान हो सकता है। हालांकि कंपटीशन का समय है, सभी जगह एग्ज़ाम दूसरी तरह से होते हैं, लेकिन 12th के नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर एक निराशा का भाव है, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी ये थी और बड़ी कि हमें किसी तरह से कोरोना जैसी महामारी से भी उन बच्चों की जान बचाना है और उनको सुरक्षित रखना है। सुरक्षित अगर बच्चे रहेंगे तो आगे ही पढ़ाई कर लेंगे। तो इसके बीच में, इस मंथन के बीच में जो रिजल्ट बन रहा है और जैसा भी बन रहा है, शायद 31 जुलाई तक उसकी डेट है आने की, तो बच्चों को अभी 1 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। फिर आगे क्या होगा, वैसे भी बच्चों को इस समय और उनके पेरेंट्स में ये 3rd लहर आ रही है, उसको लेकर भी बड़ी चिंताएं सता रही हैं, बच्चों को क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस असमंजस के बीच में ये सब कुछ चल रहा है। निश्चित ही खैर देखना होगा, फॉर्मूला तो तय हो गया है, अब जल्द से जल्द रिजल्ट का ही इंतजार है कि बच्चों का रिजल्ट जल्द आ जाए। एक और बड़ी खबर यहाँ पर छपी है बिजली चोरी को लेकर कि लाइन लॉस 15% तक आ जाए, इसके लिए 400 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बिजली चोरी का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। 78% ये आंकड़ा है। भीम सिंह जी, देखिए, ये आंकड़ा पिछले कई सालों से निरंतर बना हुआ है। हैरानी इस बात की होती है कि सरकार ने एक बड़ा अमाउंट खर्च किया है इस बात को लेकर कि बिजली चोरी ना हो। बिल्कुल। उसके लिए प्राइवेट ठेकेदार हायर किए, बहुत बड़ी कर्मचारियों की फौज तैयार, कंपनी बनाई, निजीकरण किया, लेकिन लगातार ही क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसके पीछे पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति। चोरी कहाँ होती है? चोरी वहां होती है जहां पर लाइन ना हो, जहां पर निगरानी ना हो, और निगरानी भी होती है उसको डांट डपट दिया जाता है। गलती से अगर कोई कार्रवाई करने पहुंच जाए अफसर या पूरा अमला पहुंच जाए तो विधायक जी इस बात से नाराज हो जाते हैं, उनको वोट बैंक को डिस्टर्ब कर दिया है और हंगामा हो जाता है। तो ये जो लाइन लॉस का कारण है वो लगातार इसीलिए बना हुआ जब तक इस मामले में एक राय होकर ये तय नहीं किया जाएगा कि नहीं, चाहे जो भी हो बिजली चोरी रोकना है, और दोनों दलों को इस बात पर सहमत होना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का एक बड़ा नुकसान होता है केवल इसकी निगरानी पर, इसको जो है मेंटेन करने पर ही एक बड़ा अमाउंट खर्च होता है। इतने में तो मैं समझता हूँ एक बड़ी लाइन तैयार हो जाए, सुरक्षित लाइनें, लोगों के घर में मीटर लग जाए। अच्छा, देखने में यह आया है कि कई गांव आज भी ऐसे, भोपाल के आसपास की बात कर रहा हूँ, जहां पर बिजली नहीं है, और वहां पर कई बार आवेदन भी आए तो उसको हल नहीं करना चाह रहे हैं, और पूरा फोकस इनका शहरी क्षेत्र में या आसपास होता है, और वहां ये बिजली रोक पाने नाकाम होते हैं। और शर्मनाक बात यह कि मंत्री को खुद ही जाना पड़ता है कई सारे काम के लिए, चाहे कॉल सेंटर हो, चाहे वो पेड़ों की छटाई का मामला जहां पर तार लटक रहे हो। तो ये बिजली महकमे में जिस तरह से बहुत ही लापरवाही के साथ काम हो रहा है, ये देखने से समझ में आता है कि किस बहुत सीरियस मामला नहीं है। बस एक बात की चिंता है कि लोग नाराज नहीं होना चाहिए एनकेन, और जो आदमी समय पर बिल भुगतान कर रहा है उससे आप रगड़ के बिल लो। बिल में भी फर्जीवाड़े होते हैं, वो जो वहां पर लाइन लॉस होता है उसकी कुछ कमी पूरी उन लोगों से की जाने की कोशिश की जाती है जो समय पर बिल चुकाते हैं, ईमानदारी से। प्रवाल जी, आप कैसे देखते हैं? हालांकि ऊर्जा मंत्री का भी बयान आया है। मैं 100% भीम सिंह जी की बात से सहमत हूँ। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ऊर्जा मंत्री है वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में खाट लगा के बैठते हैं। क्यों? बिजली नहीं, लाइन रात भर बिजली नहीं है या कमी है, वो चर्चाओं में रहना चाहते हैं, बात अलग है। लेकिन आप प्रदेश के जिम्मेदार ऊर्जा मंत्री हैं, आपको इस सब चीज शोभा देती है क्या कि आप खुद धरने बैठ जाइए, खुद झुग्गी में जाइए और देख के आइए कितना, भाई अधिकारी को बुलाइए, वहीं डपटिए उसको, वहीं उसके संग मतलब जो है वो सब देखना है मिसबिहेव हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद लगता है कि क्या व्यवस्था है। जब आपने प्राइवेटाइजेशन कर ही दिया है, कंपनी को आपने दे ही दिया है, उसके बाद भी मतलब आप जो है उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। और अधिकारियों को हम लोग कुछ फार्मूले बताते भी हैं कि साहब ऐसी बिजली रुक सकती है, तो वो सुन तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जैसा उन्होंने कहा कि विधायक जी आए डंडा लेके खड़े हो जाएंगे कि मेरे ही क्षेत्र में मिला था क्या। तो इन तमाम चीज़ों को एक तरफ हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम सख्ती नहीं करेंगे तो वो वास्तव में वो जो वर्ग जो टैक्स जमा करता है, जो बिजली का बिल जमा करता है, जो मकान का बिल जमा करता है, वही उसी की पसाई होना, जिनको चोरी करना, जिनको नहीं देना, जिनको दादागिरी करना है, वो हर हाल में मस्त में रहते हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल, जो ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं उनको ही लूटा जाता है। हम हर फील्ड में इस चीज को देखते हैं। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्लब हाउस चैट वाला मामला जो दिग्विजय सिंह का था वो एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने अब एफआईआर दर्ज करवाई है। 14 दिन हो चुके हैं उस मामले को, लेकिन अब एफआईआर दर्ज होना क्या मायने निकाले जाए भीम सिंह जी इसके? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब प्रवाल जी दें तो ज्यादा बेहतर है कि वो इस मामले को काफी समय देखें। तो मैं चाहूंगा प्रवाल जी इस बारे में बताएं। प्रवाल जी। बहुत खूबसूरती से भीम जी ने जो है मेरी तरफ कर दिया है। देखिए, ये सब मामले हम सब जानते हैं, ये सब राजनीति के मामले हैं। मंच पे कुछ और मंच के पीछे कुछ, ये सब देखते हैं, सब समझते हैं। तो ये एक प्रकार का बड़ा, मतलब बोलते हैं ना, ये एक प्रकार सा जो है वो मीठा जहर है जो धीरे धीरे स्लो पॉइजन जैसा चलता रहता है। जब जिसका दांव लग जाता है वो सफल हो जाता है, नहीं तो चलता रहता है। ये सब मैं इसको नूरा कुश्ती ज़्यादा कुछ नहीं मानता। ऐसा हो सकता है क्या कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री जो 10 साल रहे हैं, अगर वो ठान लेंगे तो इसमें लेटलाली होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जब वो नगर निगम जा सकते हैं, कमिश्नर से मिल सकते हैं जाके, तो फिर क्या बचता है? तो इसमें हम सब समझते हैं ये सब राजनीति दांव पे है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। निश्चित ही राजनीतिक दांवपेच है, लेकिन सुर्खियों का कारण तो बन ही जाते हैं। खैर, बढ़ते हैं कचरे को लेकर जो मामला अभी चल रहा है भोपाल में कि 15 संस्थान उसे घातक बता चुके हैं, लेकिन 10 जगहों पर इसे नष्ट करने के लिए प्रस्ताव भी बनाए गए थे। कल भी ये मामला सुर्खियों में था कि जो प्रस्ताव आया है, जो राशि आई है, वो सिर्फ 5% कचरे को ही नष्ट कर सकती है। बाकी जो 95% रखा हुआ है, सालों से रखा हुआ है, उनका कुछ नहीं होना है। भीम सिंह जी। जी, ये दरअसल यूरेन कार्बाइड का मामला ऐसा है जिसे मुझे लगता है कि खत्म करने की बजाय जिंदा रखने पर ज्यादा फोकस है। कभी इतना सारा पैसा बांटा गया होगा, कितना मुआवजा, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। इतना बड़ा अमाउंट, बल्कि भोपाल शहर में माना कि यूरेन कार्बाइड एक बहुत बड़ा हादसा था, बर्बादी हुई, लेकिन उससे जो पैसा आया वो पूरा भोपाल में लगा, बहुत बड़ा अमाउंट आया। कई लोगों के जीवन इसी से चल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो मुद्दा है राजनीतिक भी रहा है पुराने शहर में, और लोगों के फायदे का भी रहा है, आर्थिक हित भी इससे जुड़े हुए इनके कई सारे संगठन हैं, यूनियन हैं, कई सारे एनजीओज हैं जो यूरेन कार्बाइड के दम पर टिके हैं, चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को खत्म करने की बजाय जिंदा रखने की कोशिश ज्यादा की जाती है। ऐसा बहुत भारी काम नहीं है सरकार के लिए कि इसको खत्म नहीं किया सकता। जब आप डेवलपमेंट करने के लिए पूरा का पूरा जंगल उजाड़ सकते हैं, तो यूरेन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के लिए क्या आप एक बड़ा निर्णय नहीं ले सकते? और क्या हमारे भारत में इतनी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है? तमाम चीजें हैं। ये केवल सरकार की इच्छा शक्ति की कमी, या कहे कि कुछ लोगों के हित के आड़े आने का मामला है, और उस जमीन पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये तय ना कर पाने का मामला है। इसलिए हर बार जब भी कवायद होती है, हमने ही वो खबर पब्लिश की थी, और उसमें ये बात सही है कि केवल 5% कचरा नष्ट हो पाएगा, लेकिन उसको ऐसा बताया जा रहा था जैसे कि हमने पूरा इंतजाम कर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार केवल टेंडर हुआ है, अब तक बातें हुई थी, और इस टेंडर होने के बाद में फाइनली ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बार ये कचरा नष्ट होगा। लेकिन एक बार फिर वही बात आ गई, कचरा नष्ट नहीं होगा, बल्कि इस कचरे को अभी थोड़ा सा अंश भर नष्ट होना है। तो मुझे ये लगता है सरकार को इसमें एक बार तय करना चाहिए किस तरह से पूरा कचरा जलाया जा सकता है, और इसके लिए आज सक्षम है। भारत में पर्याप्त व्यवस्थाएं भी है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, और ये काम किया जा सकता है। प्रवाल जी। बिल्कुल, इस काम को वास्तव में 37 साल 1984 में जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद वास्तव में आज ये 35-37 साल हो गए हैं। और कई, ये सही कहा भीम सिंह जी ने, कई बड़े इसमें संगठन पैदा हुए, और उन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में काम किया। और यूँ कहें कि उनकी एक प्रकार से राजनीति ही गैस कांड से चली, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो, चाहे कई सारे एनजीओज हों, और कितना पैसा आया है इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इसमें तो अपन एक भोपाल को बिल्कुल एक जापान की तरह बना सकते थे, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी का सपना था। तो उन तमाम चीज़ों को हम कर सकते थे, लेकिन इसमें जो बार बार बात आई इच्छा शक्ति की बात है। कई बार केंद्रीय दल आए, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है, हम गए हैं उन दलों के साथ में, और अंदर पे पूरा देखा है, सब करा है। तो उसके अंदर तो अभी कहीं ये चीज़ अगर हिंदुस्तान के बाहर होती
तो एक बहुत बड़ा स्मारक आज बन चुकी होती, पूरी दुनिया के लिए एक सबक होती। बिल्कुल। नागासाकी जो जैसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं, और पूरी दुनिया में घूमते हैं हमारे राजनेता, जनप्रतिनिधि, और अच्छी अच्छी आके बातें करते हैं, पर उसका अमली जामा यहाँ नहीं पहनाया जा सकता है। तो क्या यात्राएं सिर्फ क्या घूमने फिरने मौज मस्ती लिखी गई थी क्या? तो इन तमाम चीज़ों पर वास्तव में गंभीरता की ज़रूरत है, और अगर इच्छा शक्ति कर लें, बिल्कुल सही कहा, तो ये काम 1 साल के अंदर पूरी तरह से अच्छे से हो सकता है, और जो एक सबके लिए एक नसीहत होगा, और एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक एक मार्गदर्शन होगा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल प्रवाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब मामलों में हम सक्षम होने के बाद भी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि सारे मामले राजनीति के इर्द गिर्द ही रह जाते हैं। निश्चित रूप से इसके अंदर जो भी सरकारें आती हैं उनका ध्यान तो इसमें बाद में जाता है, जैसे ही जब उसकी 2 तारीख 3 तारीख दिसंबर आती है तब उस तरफ फोकस होता है, उसका फिर वो साल भर जो है वो फाइल ठंडे बस्ते में जाती है, तो उस तरफ ध्यान ही नहीं है देखा जाए तो। और जरूर इस बात की है कि अभी भी मैंने कहा कि उस पर गंभीरता से विचार करें, तो वो एक बहुत बड़ी हम सबके लिए नसीहत बन सकती है। निश्चित ही नसीहत बन सकती है, और जब हम सक्षम हैं वो काम करने के लिए तो निश्चित ही हमें करना चाहिए, क्योंकि नुकसान हो रहे हैं। वो जो कचरा है वो बहुत ही घातक है, जहरीला उसको बताया जा रहा है, कई संस्थाओं ने उसको बताया है, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा करी। कल राहत पैकेज जो आया कोरोना प्रभावित सेक्टर्स के लिए, केंद्र सरकार ने 5 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स से जिन पर ये राहत दी है। इसी के साथ ही कई और सुर्खियों पर चर्चा करी और करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।